इमेजिन 2 करोड़ इंसान अपना घर बार, गली मोहल्ले, दोस्त रिश्तेदार सब कुछ पीछे छोड़कर एक बालिग़ ख्वाब की ताबीर के लिए एक नई सरजमीन की तरफ कूच करते हैं। इमेजिन इस माइग्रेशन में 30,000 के करीब औरतें ज़्यादती का शिकार होते हैं। इमेजिन 3 लाख के करीब इंसान कुर्बान हो जाते हैं एक ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए, एक लीडर की पुकार पर। क्या पाकिस्तान को आज़ादी मिली 1947 में? क्या इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ? क्या कायद आज़म अपने मिशन में कामयाब हुए कि सब कॉन्टिनेंट के सारे मुसलमान एक अलग मुल्क में सुकून से ज़िंदगी गुजारे? 1947 में पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। इस वीडियो में हम पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना की ज़िंदगी के गैर मारूफ पहलुओं, लियाकत अली खान और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ इनके ताल्लुकात की पेचीदगियों की खोज करते हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जिन्ना को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लाखों पनाह गज़ीनों की बहाली, एक फंक्शनल गवर्नमेंट की तश्कील, अपनी शनाख्त को मुतय्यन करने के लिए जिद्दोजहद और टर्बोक्यूलिसिस जैसी जानलेवा मर्ज से जंग। पाकिस्तान के लिए जिन्ना का विजन बराबरी, इंसाफ और मजहबी आज़ादी के उसूलों पर थी। बर्र-ए-सगीर की तारीख शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसलेड और मिस इंटरप्रेटेड तारीखों में से एक है। इसकी एक वजह यह है कि अब ज़्यादातर तारीखें जो इस खित्ते में रिसर्च के लिए भेजी जाती हैं वो दरबारों की पैदावार थी, यानी वो कमीशन याफ्ता राइटर्स ने लिखी थी जो बादशाहों और महाराजाओं या गवर्नमेंट में मौजूद अफराद के पसंदीदा थे। 14 जून 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी के बावजूद क्वेटा से ज़ियारत रेसिडेंसी ले जाया गया। वहाँ उनकी बहन मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना और उनके डॉक्टर कॉलोनल इलाही बख्श को भी उनके साथ भेजा गया। वो कुछ अफसुर्दा थे, चेहरे पर परेशानी आया थी। फातिमा जिन्ना के लाख पूछने पर कभी कुछ नहीं कहा। शायद उन्होंने दिल में कुछ छुपाए रखा था। कोई ऐसी गलती शायद कभी उनको बनक भी ना लगी हो। आरएसएस से बचाकर कौम को मौलवियों के हाथों जाता देखकर शायद उन्हें नदामत हो या किसी और ताकत का खौफ था। खैर, वो इस बात को राज रखना चाहते थे, लेकिन ऐसी बातें राज नहीं रहती। 3 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली ज़ियारत जिन्ना के घर तशरीफ ले आए। कायद के रूम में मुलाकात हुई। यह मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। डॉक्टर इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान कहते हैं कि जब उनके वालिद कायद को मेडिसिन देने गए तो मीटिंग चल रही थी। वो बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो कायद आज़म के रूम में गए। उन्होंने देखा कि कायद बहुत परेशान और गहरी सोच में मुब्तला थे, जिस पर डॉक्टर इलाही उनसे मुखातिब हुए और मेडिसिन लेने की बात की, लेकिन कायद ने मना कर दिया। उन्होंने डॉक्टर इलाही से कहा कि अब वो जिंदा नहीं रहना चाहते। राज बहुत गहरे थे। अब जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। हुमायूं खान ने आगे बताया कि कायद-ए-आज़म के इंतकाल के फौरन बाद लियाकत अली खान ने उनके वालिद डॉक्टर इलाही को बुलवाया। लियाकत अली खान ने उनसे पूछा कि उस दिन जब मैं कमरे से बाहर निकल आया और आप अंदर गए तो कायद-ए-आज़म ने आपसे क्या बात की थी? जिस पर डॉक्टर इलाही ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, फ़कत कायद-ए-आज़म बहुत परेशान थे और मेडिसिन लेने से मना कर दिया था। जिस पर लियाकत अली खान ने डॉक्टर इलाही को वार्निंग दी कि किसी और जरिए से अगर इस मुलाकात के बारे में सुना तो इसके संगीन नताइज होंगे। कायद और लियाकत अली खान के बीच में ऐसी क्या गुफ्तगू हुई होगी, ये तो सिर्फ वो दोनों और उनका खुदा जानता है। वो कैसी बात हुई होगी जिसके सबब एक मजबूत असहाब के मालिक शिकस्त खोरदा नजर आए और अपने डॉक्टर से कहते कि अब वो जीना नहीं चाहते। 9 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। ज़ियारत की हाई अल्टीट्यूड मजीद उनके मुश्किलात में इजाफा कर रही थी। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें कराची जाने का मशवरा दिया ताकि उनका इलाज और देखभाल अच्छी तरह से की जा सके, जिस पर कायद-ए-आज़म ने रजामंदी भी जाहिर की और उनके कराची जाने की तैयारी शुरू की गई। लेकिन इस बात को कायद राज रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिवाय प्राइम मिनिस्टर के किसी को भी इतला नहीं दी। तैयारियां मुकम्मल होने के बाद 11 सितंबर की सुबह कायद को ज़ियारत से क्वेटा एयरपोर्ट लाया गया, जहां से वो कराची के लिए रवाना हुए। दोपहर को कराची के इलाके माड़ीपुर के एक मिलिट्री बेस में कायद की फ्लाइट लैंड होती है, जहां एक लिमोजिन कार और एक मिलिट्री एम्बुलेंस स्ट्रेचर के साथ उनका वेट कर रही होती है। एम्बुलेंस में कायद और उनकी बहन को बिठाया जाता है। तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए एम्बुलेंस एकदम से रुक जाती है। एम्बुलेंस का यूं अचानक से खराब होना आज तक की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ड्राइवर एम्बुलेंस को ठीक करने की कोशिश
کوشش کرتا ہے۔ کراچی کی تپتی ہوئی گرمی میں قائد اس ایمبولینس میں لیٹے رہے اور محترمہ فاطمہ جناح اپنے دوپٹے کے پلو سے انہیں ہوا دیتی رہی۔ ایمبولینس میں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اس تپتی ہوئی گرمی میں قائد کے لیے ہر ایک لمحہ اس ایمبولینس میں عذاب سے کم نہ تھا۔ بہرحال قائد اعظم کو لیموزین کار میں شفٹ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن قائد کی ایسی حالت نہ تھی کہ وہ کار میں بیٹھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دوسری ایمبولینس کا انتظام کیا جاتا ہے اور یوں قائد اعظم کو بہت سی اذیتوں کے بعد قائد اعظم ہاؤس پہنچا دیا جاتا ہے۔ 11 ستمبر 1948 کو رات 10 بجے قائد اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں اور اشاروں میں انہیں اپنے پاس بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ فاطمہ جناح کو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ ان کے بھائی جو اتنے مضبوط اور فائٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھنے والے ایسے شکست کھائے بیڈ پر لیٹے ہیں۔ فاطمہ جناح کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی قائد اعظم نے انہیں وجہ نہ بتائی اور یہ بھی نہ بتایا کہ زیارت میں لیاقت علی خان اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ بس اس آخری لمحے میں قائد اعظم کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے اور ٹھیک رات 10:30 بجے قائد نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پاس بلا کر کہا، فاتی خدا حافظ، اور کلمہ پڑھتے آنکھیں بند کر دی اور یوں قائد اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شری پرکاش جو اس وقت انڈین ہائی کمشنر تھے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قائد اعظم کے وفات کے وقت فرینچ ایمبیسی میں ایک کوکٹیل پارٹی چل رہی تھی جس میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان موجود تھے۔ شری پرکاش کہتے ہیں، میں نے لیاقت علی خان صاحب سے قائد کے کراچی میں موجودگی کے بارے میں بات چیت کی، جس پر لیاقت علی خان نے مجھے جواب دیا کہ مسٹر جناح ایک سادہ لوح آدمی ہے، اس لیے ان کے آمد پر کوئی ریلی اور جلوس کا انتظام نہیں کیا گیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ ایمبولینس کا رک جانا ایک حادثہ تھا یا ایک سازش تھی؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔